जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, एनएफओ सेक्टर रोटेशन फंड, जो कि ओपन हो रहा है 27 जनवरी से और क्लोज होगा 9 फरवरी को। अब सेक्टर रोटेशन फंड, इसके थोड़ा कॉन्टेक्स्ट यदि हम समझने की कोशिश करें तो मार्केट ऊपर नीचे तो होता ही होता है, रोटेट भी होता है, यानी कि सेक्टर रोटेशन होता है। कभी आईटी चलता है तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, कभी फार्मा चलता है, कभी मेटल चलता है, या कभी कैपिटल गुड्स या एफएमसीजी। अगर आप हर साइकिल में राइट सेक्टर में राइट टाइम पर एंट्री ले लेते हो तो आपके रिटर्न जो होने वाले हैं वो बिल्कुल एक अलग लेवल पे जा सकते हैं। और इसी कंसेप्ट के ऊपर जियो ब्लैक रॉक ने एनएफओ लॉन्च किया है कि सिंपल शब्दों में बात करें तो जहां जिस सेक्टर के अंदर ग्रोथ उनको दिख रही होती है वहां एक्सपोजर बढ़ा देंगे, और जिस सेक्टर में ग्रोथ कम रही हो लग रही होगी वहां एक्सपोजर कम कर देंगे। और ये सारा कुछ बेसिस रहता है इनका डेटा और एनालिटिक्स और एआई मॉडल्स के ऊपर, जिसकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फंड है ना, आपके किसी एग्जिस्टिंग फ्लैक्सी कैप फंड को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना है, पर आपका जो पोर्टफोलियो का जो स्ट्रेंथ है या कहें उसके जो रिटर्न है उनको सप्लीमेंट करने के लिए फंड बना है। यदि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और इस मार्केट साइकिल को समझते हो तो ये फंड एक इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। नमस्ते, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। इस वीडियो में हम आगे समझेंगे कि सेक्टर रोटेशन क्या है, उसके ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और इस फंड के लिए जो एआई और डेटा का यूज़ हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। अब यदि इनका जो KIM की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हम देखें तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है हाई रिस्क। तो ये रिस्कोमीटर इनका कह रहा है कि ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, और ये जो फंड है जिस बेंचमार्क को फॉलो करेगा वो है निफ्टी 500 इंडेक्स TRI, यानी कि निफ्टी के जो 500 स्टॉक्स हैं का जो उनका इंडेक्स है उसमें भी TRI उसको ये फॉलो करेगा, और वो भी एक हाई रिस्क वाली कैटेगरी के अंदर आता है। और यदि इसकी हम इंपॉर्टेंट डेट्स और बाकी बेसिक डिटेल की बात कर लें तो ऑफर फॉर 10 रुपीज़ पर यूनिट पे इसका अलॉटमेंट होगा। NAV इसका स्टार्टिंग का रहेगा। ओपन हो रहा है जनवरी 27 को और NFO क्लोज होगा फरवरी 9 को। और नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड इसकी कंपनी है, और जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है जियो ब्लैक रॉक AMC है। ये सारी बातें रही, और इम्पोर्टेंटली आप इसके अंदर मिनिमम 500 रुपीज़ का लमसम या SIP कर सकते हो, और बाद में ₹1 के मल्टीपल में भी आप इसमें पैसा डाल सकते हो। उस चीज़ को हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, और इम्पोर्टेंटली ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये 80% मिनिमम इसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि तभी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आएगा, और मैक्सिमम 100% हो सकता है। और अदर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम 0 से लेकर 20% तक, और डेट एंड मनी मार्केट के अंदर 0 से 20% तक ये इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसके अंदर जो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर काफ़ी बड़ी लिस्ट है, वो हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ये डेरिवेटिव के अंदर भी एक्सपोजर लेगा, सिक्योरिटी लेंडिंग के अंदर भी होगा, म्यूचुअल फंड्स, ये खुद की जियो ब्लैक रॉक की म्यूचुअल फंड और दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर अप टू 5% तक की एक्सपोजर ले सकते हैं। और इस तरह के बाकी इंस्ट्रूमेंट डेट रिलेटेड भी रहेंगे। इंपॉर्टेंटली इन्होंने ये भी कहा है कि हम कहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये तो 13 पॉइंट की लिस्ट है जहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये 2 जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ओवरसीज सिक्योरिटीज एंड ETF में, और साथ में किसी रीट्स या इनविट्स में ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये तो थी बात एक बेसिक इंफॉर्मेशन की। अब हम देखते हैं इनका प्रेजेंटेशन। मैंने नहीं बनाया है, कंपनी ने बनाया, बट उसको मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड 27 जनवरी से 9 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। अब देखो, इसको इन्होंने एक एनालॉजी से समझाया है, क्रिकेट की एनालॉजी। क्या कहते हैं, मान लीजिए ड्राई पिच है, तो यदि ड्राई पिच होगा तो कैप्टन उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करेगा। ड्राई पिच के अंदर वो देखेगा टर्निंग अच्छी हो रही है तो वो स्पिनर्स को ऐड करेगा, और यदि वेट ग्रास पिच है और स्विंग हो रहा है तो फास्ट बॉलर को लेके आएगा, और पिच के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटेजी बनाएगा कितने बैट्समैन उतारने हैं, किस तरह के बॉलर्स उसको उतारने हैं। वैसी ही एनोलॉजी सेक्टर रोटेशन के अंदर होती है। अब मार्केट का साइकिल है, मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स हैं। ये IT हो गया, और उसके बाद में अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए,
कंज्यूमर स्टॉक्स हो गए, हेल्थ केयर हो गया, एनर्जी हो गया, ये अलग अलग स्टॉक्स है। तो इस फंड के अंदर ये लोग क्या करेंगे, जो सेक्टर चल रहा होगा उस सेक्टर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जो कम चल रहा होगा उसके अंदर कम इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी स्ट्रेटेजी का ये लोग इस्तेमाल करेंगे। और इनके शब्दों में बात करें, व्हेन सर्टेन सेक्टर्स आर बेटर प्लेस टू परफॉर्म दे आर गिवन मोर वेटेज। सिंपल है। और उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो पोर्टफोलियो हैं कि फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होंगे उनको चेंज करेंगे। अब देखिए, अब इसको हम इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखें कि ये सेक्टर टाइमिंग इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आप इनसाइट देखिए, हम 2015 से और 2025 हम ये 10 साल का डेटा देख रहे हैं। 2015 में किसने बेस्ट परफॉर्म किया? हेल्थ केयर ने। कितना? 15% दिया। 2016 में मटेरियल्स, इसी तरह से 2019 में हम देखेंगे तो एनर्जी, 2020 में अगेन ये हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, 2021 में 72% रिटर्न दिया यूटिलिटीज़ ने, 2022, 2023 में हम देखेंगे 80% रियल एस्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया। इस तरह से 2024 और रिसेंटली 2025 के अंदर परफॉर्म किया है अगेन एनर्जी ने। अब आप डिफरेंस देखिए कि 2015 में हेल्थ केयर ने 15% रिटर्न दिया, लेकिन जो इसका NSE 500 का जो रिटर्न है वो 0.1% है। इस तरह से रैंडमली हम देखें 2020 में हेल्थ केयर ने 66% दिया और बेंचमार्क ने 17% 18% का रिटर्न दिया। और रिसेंटली हाल में देखेंगे तो एनर्जी ने 25% रिटर्न दिया है और जो एवरेज है वो 7.2 है। इसका मतलब सेक्टर रोटेट हो रहा है, बट यू शुड बी लकी एनफ, या आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि आप बढ़ते साइकिल में जो सेक्टर चल रहा है उसमें आप एंट्री कर पाएं, यानी कि हर साइकिल में राइट टाइम पर राइट सेक्टर में एंट्री कर पाएं, तो आपके रिटर्न बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब मार्केट कभी एक साथ नहीं चलता, इनफैक्ट सारे सेक्टर भी एक साथ नहीं चलते हैं, सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 2015 के अंदर रियल एस्टेट ने नेगेटिव रिटर्न दिए 12%, लेकिन हेल्थ केयर ने 15% प्लस का रिटर्न दिया। तो उसको डिफरेंस को हम देखेंगे, जो जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, तो वो देखेंगे 26% के आसपास हो जाता है। और इसका डिफरेंस हम बहुत ज़्यादा देखें तो 2017 के अंदर आप देखिए हेल्थ केयर ने -3% रिटर्न दिया है और रियल एस्टेट ने 100% रिटर्न दिया है। तो ये सब चीज़ें अच्छा, ये जो लीडर है वो सेम नहीं रह रहा है, वो चेंज होता जा रहा है, बस उसी को पकड़ना है आपको। यूजुअली मैं किसी थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ पर्सनली। इनफैक्ट ये मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये PR नहीं है, मुझे अच्छा लगा। और मुझे जियो और ब्लैक रॉक दोनों ही अच्छे लगते हैं। उसकी वजह भी कई सारी हैं, खासतौर पे जियो ने जो देश के अंदर क्रांति लाई है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, रियली कमेंडेबल है। हाँ, उनका जो काम करने का तरीका है, पॉलिसी इन्फ्लुएंस है, वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ उन्होंने किया है इंडियन जो कंज्यूमर है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। और ब्लैक रॉक, उसकी बात हम आगे करते हैं। तो लेकिन हाल ही के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड की तरफ बढ़ा है। जो इस तरह के फंड का जो AUM 1.5 लाख करोड़ के आसपास का था 2 जनवरी 22 में, 3 साल के अंदर बढ़ करके हो गया है 5,36,000, यानी कि 5 पॉइंट राइटिंग ऐसा गड़बड़ है, थोड़ा माफ करिएगा, 5.36 लाख हो गया है। यानी कि 3 साल के अंदर 3.5 गुना ग्रोथ, यानी कि लोग उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और वैसे भी ना, अब जो मार्केट है वो ऐसा नहीं है कि भैया आप फिक्स एक SIP कर रहे हो किसी भी फंड में चल रहा है और 20 साल बाद आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मार्केट फास्ट चेंजिंग ना हो, जैसे टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंजिंग होती है, मार्केट भी उसी तरह से बिहेव करता है। इसलिए हमको राइट टाइम पर राइट जगह खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। द अपॉर्चुनिटी, जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज एनहेंस बाय टेक्नोलॉजी। इसलिए मैं ब्लैक रॉक का ज़्यादा कायल हूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट के अंदर ह्यूमन इन्फ्लुएंस तो रहता ही है, फंड मैनेजर तो रहता ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल ये लोग करते हैं। और ये इंडिया स्पेसिफिक सिग्नल्स को यूटिलाइज करेंगे और जो कि
सेक्टर स्पेसिफिक अल्फा जनरेट करने में जो ज़्यादा कैपेबल है उसके लिए। बिल्ड फॉर सेक्टर रोटेशन, जैसा सेक्टर रोटेशन की हमने बात करी, ये उसी थीम पर काम करेगा। और डिलीवरी एट रिलेटिवली लो कॉस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। इनका जो TER है 0.5 है, एग्जिट लोड नील है, तो कंपैरेटिवली कम एक्सपेंस पे ये लोग काम कर रहे हैं। और एग्जिट लोड तो इन्होंने नो कर दिया, यानी कि नील एग्जिट लोड है। अब व्हाट इज सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी, इसकी बहुत बात होती है जब भी ब्लैक रॉक का नाम आता है। जब जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड जब पहली बार मार्केट में आया था, तब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें काम करती है, ह्यूमन और मशीन। ह्यूमन काम कर रहा है, जो फंडामेंटल जो रिसर्च है, वो थीम डेफिनेशन है, या वो मैनेजर फंड मैनेजर उसको करता है। और ख़ास तौर पे रिस्क देखता है, मैनेजमेंट गवर्नेंस की, वो बहुत ज़रूरी है। और मशीन क्या करती है, मशीन करती है AI इन मशीन लर्निंग, सॉरी बाय पार्डन, अल्टरनेटिव डेटा को स्कैन करती है, जियो लोकेशंस, ऑनलाइन सर्च एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, मैक्रो ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ब्रोकर रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, कंज्यूमर ट्रांजैक्शन किस तरह के हो रहे हैं, उन दोनों को पढ़ते, और दोनों को मिला करके फिर बनता है सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी। अब आपके लिए क्या फर्क पड़ता है भाई, एक्चुअली क्या है ना कि ये जो एज एन ह्यूमन हम कितना डेटा एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मशीन जो है, AI है, वो बहुत सारा डेटा हमारे लिए बहुत जल्दी एनालाइज कर देती है। इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और इनका जो टूल है, वो आपको रिस्क को बैलेंस करने में, अच्छे से मैनेज करने में भी मदद करता है। और पोर्टफोलियो पोजीशन जो साइज है, उसको डिसिप्लिन तरीके से रिस्क बजटिंग एंड ऑप्टिमाइज प्रोसेस के थ्रू करते हैं। यानी कि कितने सारे स्टॉक्स होने चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, काफ़ी हद तक काम, मैक्सिमम काम मैं बोलूँगा, तो वो अपने AI और टूल्स की मदद से करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज एंड पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी। और आज की डेट में बॉस टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। पुराने ज़माने चले गए जब मैनुअल सारा काम करते थे, AGM रिपोर्ट्स, मतलब AGM सुनते थे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखते थे, रिपोर्ट्स देखते थे। अब सब कुछ AI और टूल्स, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब इनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये लोग किस तरह का प्रोसेस यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। अब मान लीजिए, अब ये इनकी टीम चूज करेगी निफ्टी 500 बेंचमार्क में से शेयर्स उठाएगी। मान लीजिए अलग अलग सेक्टर का, किसी को 30%, 30%, 25%, 15%, मान लीजिए 4 सेक्टर से इन्होंने ये स्टॉक्स चुने। उसके बाद क्या होगा, फिर इनका जो ब्लैक रॉक का जो सिस्टम है, वो सिग्नल रिसीव करेगा सेक्टर स्पेसिफिक। वहाँ से वो उसकी वैल्यूशन देखेंगे, ग्रोथ एंड क्वालिटी चेक करेंगे, मैक्रोस क्या चल रहे हैं मार्केट के वो देखेंगे, और एनालिस्ट सेंटीमेंट देखेंगे और मोमेंटम देखेंगे। उसके बाद फिर इनका जो अलादीन, इनका जो ट्रेडमार्क है, इन हाउस इनका सॉफ्टवेयर है, वो इसको एनालाइज करता है, ऑप्टिमाइज करेगा चीज़ों को, फंड मैनेजर अपने इनपुट देगा, रिस्क मॉडल वो लोग रन करेंगे, कहाँ पे कितना क्या रिस्क है, और उसके हिसाब से फिर ये लोग उसको ट्रांजेक्शन को करते हैं। अच्छा, अलादीन एक ना एंड टू एंड टूल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सजेस्ट कर रहा है क्या आपको करना है। सजेशन से लेकर के, रिस्क मैनेजमेंट से लेकर के, जो एग्जीक्यूशन पार्ट भी है वो भी ये करता है, और इसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी कम आती है। तो उसके बाद अल्टीमेटली जो सेक्टर रोटेशन फंड का जो पोर्टफोलियो बन के आता है, आपने उसको वेटेज दे दिया और एक्टिव वेट्स देंगे ईच सेक्टर को, ठीक है। उसके हिसाब से आप सर्टेन कोई भी सेक्टर, अब यहाँ कुछ के नाम तो लिखा नहीं है, पर इस प्रोसेस के द्वारा वो ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन से सेक्टर के किन स्टॉक्स में इनको ज़्यादा एक्सपोजर रखना है और कौन से सेक्टर के किन स्टॉक्स में इनको एक्सपोजर कम रखना है। तो ये क्या कह रहे हैं, इनका टैगलाइन ये कह रहे हैं कि एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड, रिस्क मैनेज एंड टारगेट ए हाई इंफॉर्मेशन रेशियो। और ये सारा काम हो पा रहा है ह्यूमन एंड मशीन दोनों के यूज से, और खास तौर पे अलादीन इनका जो टूल है वो बड़ा काम का है। अब इन्होंने इसको और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी है। शायद हम उससे ज़्यादा डिटेल में ना भी जाएं कि भाई जो इनका हार्नेसिंग डेटा ड्रिवन इनसाइट्स मिल रही हैं, जो इनका SAE है उस पर काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कॉस्ट डिसिप्लिन है, कॉस्ट कम हो जाती है,
क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, और प्रोएक्टिव रिस्क कंट्रोल है इसके अंदर है। डिफरेंट स्टॉक स्पेसिफिक ये लोग रिस्क के टूल्स लगाते हैं। और क्योंकि देखिए, मार्केट में पैसा ज़्यादा कितना बना रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना पैसा लूज़ नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत सारा बैट किसी ऐसी कंपनी में ले लिया जिसके अंदर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, लाइक यस बैंक, तो बड़ी दिक्कत होने वाली। तो इस केस में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इनका स्ट्रांग रहता है, और कॉस्ट मैनेजमेंट पे इनका अच्छा है, इनकी कॉस्ट कम आती है। एक नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इनका जो कोलैबोरेशन है वो ब्लैक रॉक की जो सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी है अप्रोच है, उसको ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ डेटा, डिसिप्लिन, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड रिस्क कंट्रोल, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब अलादीन की जो हमने बात की, तो अलादीन क्या है? वैसे तो मैंने पिछले जो मेरा वीडियो मैंने एक बनाया था जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप पर, उसमें अलादीन को काफ़ी डिटेल में हमने बात की थी। यहाँ एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं। अलादीन क्या है? बेसिकली एक सेंट्रलाइज सोर्स ऑफ डेटा, और उसको कंप्लायंस देखता है, फिर पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है, ट्रेड एग्जीक्यूशन करता है, और इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस करता है, और क्लाइंट रिपोर्टिंग करता है। एक ओवरऑल कंप्रहेंसिव सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली देख रहा है, समझ रहा है, और रिस्क को मैनेज करता है, ऑपरेट मोर एफिशिएंटली एंड अनकवर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्केलेबल ग्रोथ। अब क्या है, इसके कितने क्लाइंट हैं? पूरे वर्ल्ड में 1100 क्लाइंट है, और इसके लिए 4,500 से ज़्यादा स्किल्ड इंजीनियर इस पे काम करते हैं, और 5,000 रिस्क फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड ये करता है और मॉनिटर्ड बाय अलादीन। और अलादीन अपने आप में एक ग्लोबल लीडर है, ब्लैक रॉक के लिए भी है, और ब्लैक रॉक अपने इस इन हाउस टूल को दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी देता है, इसकी सर्विसेज उनको भी देता है। अब इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं। इंडियन मार्केट्स आर रेडी फॉर स्मार्टर मोर अडेप्टिव इन्वेस्टिंग। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप सिंपल ऑर्डिनरी तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो वही पाओगे जो एवरेज रिटर्न मिल रहे हैं, आप आउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और मार्केट कैप की यदि बात करते हैं, इंडिया मार्केट कैप हैज़ ग्रोन टू $5.4 ट्रिलियन एज ऑन अगस्त दिसंबर 2025, और बहुत ज़्यादा आईपीओ की बाढ़ आ रखी है। 2025 में बहुत सारे आईपीओ आए हैं, तो मार्केट जो स्टॉक का ब्रेथ है वो बढ़ रहा है, और डाइवर्सिफिकेशन विद इन सेक्टर्स रिलेटिवली एज कम्पेयर टू इमर्जिंग मार्केट, जो इंडिया का मार्केट है, आपको वहाँ पे एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और तो इस वजह से ये क्या कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक डेटा ड्रिवन अप्रोच आइडियली सूटेड फॉर टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट लैंडस्केप। तो बेसिकली बार बार वही बात आ रही है कि टेक्नोलॉजी को सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ कर रहे हैं अच्छा रिटर्न लेने के लिए। अब बात करते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी की, यानी कि TER एडवांटेज, यानी कि TER है टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब बोलते हैं साहब क्या ही फर्क पड़ता है, 0.5 ले लो या 0.75 ले लो। तो देखिए इनका जो ये चार्ज कर रहे हैं 0.5% TER इनका जो है वो है। तो ग्लोबली काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट इनका स्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और टेक्नोलॉजी की वजह से। अब डिफरेंस यदि हम मान लीजिए 1 करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं, आपने इस मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली क्या डिफरेंस, क्या इम्पैक्ट आता है। तो यदि वो जो डिफरेंस है केवल 50 बेसिस पॉइंट और 75 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.75 और 0.5 का अपन TER रखें, उसका डिफरेंस देखें, तो 20 सालों में फ़र्क पड़ता है 35,000 रुपये का, कोई खास नहीं है। लेकिन वही डिफरेंस यदि 0.5 और 1 का हो, यानी कि 0.5% का डिफरेंस है, तो वो अमाउंट जो है वो हो जाता है 1,33,000 रुपया, यदि आपने 1 करोड़ रुपया 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया तो इसलिए इट मैटर्स अ लॉट। अब वाई शुड यू इन्वेस्ट इन जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड? बिल्कुल सही बात है भाई, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये कंपनी कह रही है कि रिस्क कंट्रोल्ड बेंच अवेयर स्ट्रेटेजी ये लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि रिस्क एडजस्टेड प्रोसेस रहेगा टू आउट परफॉर्म निफ्टी 500 इंडेक्स, जो इसका जो बेंचमार्क के लेके चल रहे हैं। डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट इंसाइट से ये यूज कर रहे हैं, और डाइवर्सिफाइड होल्डिंग कर रहे हैं। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत जरूरी है ही। अब
अब ये तो कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा होगा, लेकिन चूंकि एनएफओ है तो उनके पास कोई पास परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? एक हमेशा एक चीज़ होती है बैक टेस्ट, यानी कि हम एक एनालिसिस करें उस डेटा के साथ में पिछले कुछ सालों से करंट में उस स्ट्रेटजी को लगाते हुए, तो जो रिजल्ट आते हैं उसको हम बैक टेस्ट बोलते हैं, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने एक डेटा दिया है कि 2017 यानी कि 2017 से लेकर के 2025 लास्ट ईयर का हम डेटा देखते हैं। तो यदि आपने अगस्त 2017 में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 17 से लेके 25 तक इन 8 सालों में इनके स्टॉक्स, इनके म्यूचुअल फंड स्कीम के में यदि हम इन्वेस्टमेंट करते तो वो पैसा हो जाता 3,854 रुपया। और वही पैसा बीएससी या एनएससी की जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से 3,000 के आसपास रहता। तो इन्होंने बताया कि भाई हमने 800-850 रुपये का बेनिफिट आपको होता। और उसी तरह का यदि हम देखते हैं, बैक टेस्ट करें, परफॉर्मेंस पैटर्न यदि देखें अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स, तो जैसे 2018 के अंदर इनका फंड अच्छा कर रहा है जबकि बाकी मार्केट नेगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं, या 2019 में, और 2021 के अंदर तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो जो 3 ईयर के रोलिंग रिटर्न है इनके फंड के ज़्यादा दिख रहे हैं। यदि हम इसको एवरेज देखें बैक टेस्ट के हिसाब से, तो एवरेज रिटर्न जो है 20.53 का आ रहा है, जबकि BSE 500 TRI या NSE 500 TRI का रिटर्न है 17%। तो यदि हम मैक्सिमम देखें कि भाई मैक्सिमम कब ज़्यादा रहा, तो मैक्सिमम आपको यहाँ देखने को मिलेगा 33%, जबकि जो BSE का इंडेक्स है वो है 29%। और मिनिमम देखेंगे, मिनिमम रिटर्न तो 7.58 है, जबकि जो बेंचमार्क यदि हम ले रहे हैं तो उसका है 2.94 या 2.73। तो यहाँ पे भी इनका बैक टेस्ट के अंदर रिटर्न ज़्यादा है। और इसको अलग अलग इन्होंने स्टैट्स दिए हैं, उनके वैल्यू दिए हैं, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंटली यदि हम देखें कि भाई एक साल में रिटर्न इनका है 9.567%, और जो NSE का 500 TRI है वो है 7.76%, यानी कि अगेन 2-2.5% का रिटर्न ज़्यादा है। 3 साल में देखेंगे तो 18.84 यानी कि 19%, और यहाँ पे है 17%, अगेन 2% का यहाँ पे इन्होंने को लीड ले रहा है। और 5 साल का यदि हम बात करें तो 19.82, अराउंड 20% रिटर्न बनता है। और NSE का हम देखते हैं तो 16.88 यानी कि 17%, 3% रिटर्न ये ज़्यादा दे पा रहे हैं एज पर द बैक टेस्ट, नॉट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इससे प्रोजेक्शन हम मान सकते हैं। अब खास क्या है? ठीक है ना यार, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना, ICICI है, HDFC है, पराग पारिक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारी है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये लीडर है किस चीज़ का? अपने आप में भाई साहब, क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट था, वहां से ये निकला है। और इसकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं 1.44 बिलियन इंडियंस ऑलरेडी ले रहे हैं, और जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। और ख़ास तौर पे डिजिटल लेड क्लाइंट इनके पास बहुत ज़्यादा हैं। और इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का वो है $21 बिलियन का, और 5 मिलियन शेयर होल्डर हैं, और 7 मिलियन ऐप यूजर्स हैं। इनके अपने आप में बहुत बड़ा एक डेटाबेस है अपने आप में ये चीज़। और जी ब्लैक रॉक वर्ल्ड का सबसे बड़ा असेट मैनेजर है, 13.41 मिलियन ट्रिलियन डॉलर AUM है ग्लोबली। और इक्विटी के अंदर देखेंगे तो $335 बिलियन का इनका AUM है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। और 40 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। वो मुझे सतीश शाह वाला सीरियल याद आ गया, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो इनको 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और जब दोनों साथ आते हैं तो मान के चलिए कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे। अब देख लेते हैं फंड मैनेजर कौन है। इस पर्टिकुलर जो फंड है उसके मैनेजर रहेंगे साहिल चौधरी और उप्स कुछ तो गड़बड़ हुआ, बैग पार्डन, साहिल चौधरी और तन्वी कचेरिया, ठीक है। उनको 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। अब सेक्टर रोटेशन फंड की हम बात कर रहे हैं। ये इक्विटी स्कीम है, थीमेटिक फंड है। बेंचमार्क इसका रहेगा निफ्टी 500 इंडेक्स TRI, और टी या टोटल एक्सपेंस रेशियो रहेगा 0.5 का। एग्जिट लोड नील है, बहुत अच्छी बात है। और इनका एम क्या है? मतलब पावर्ड बाय ग्लोबल प्रोसेसेस,
है ना। ब्रेथ बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। डिसिप्लिन प्रोसेस रहेगा, जो उनका सिस्टमैटिक अप्रोच है स्टॉक सिलेक्शन का, वो यूज़ करेंगे। और स्केलेबल एग्जीक्यूशन रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी लेड पोर्टफोलियो उनका रहने वाला है। सबसे खास बात, कहते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्क के अंडर आता है, कि बाजार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम के अधीन है। तो रिस्कोमीटर क्या कहता है बॉस? रिस्कोमीटर कहता है कि इस फंड इस वेरी हाई रिस्क है इस फंड के अंदर, और जो इसका इंडेक्स है उसके अंदर भी वेरी हाई रिस्क है। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशन के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड में आपको इन्वेस्टमेंट जाके कर देना है, क्योंकि आपका रिस्क है वो आपको समझना है। ठीक है, ये कोई एडवाइस नहीं है, बट हाँ मैं बता रहा हूँ क्या है, और इनके प्रेजेंटेशन को मैंने कोशिश करी है आपको आसानी से आसान भाषा में मैं समझा सकूं। तो ये डिस्क्लेमर उनका है इसके अंदर। तो ऐसा डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ कि भैया ये जो मैंने आपको बताया है जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड के बारे में, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। लेकिन हाँ, ये कोई कोर पोर्टफोलियो भी नहीं बनेगा, लेकिन आपका ऑलरेडी कोई पोर्टफोलियो एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर इसको आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। बिकॉज देखिए, अब एक सिंपल एसआईपी, राम एक एसआईपी कर रहा है हर महीने एक फंड में, पर्टिकुलर फंड्स में, शाम भी एसआईपी कर रहा है, तो राम श्याम घनश्याम सभी वो एसआईपी कर रहे हैं। तो आप जब तक कुछ अलग नहीं करोगे तो आप कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं पाओगे। और शायद क्या एग्जैक्टली उसी थीम को रखते हुए ये कंपनी ने फंड लॉन्च किया है कि सेक्टर रोटेशन है, कि जब जब सेक्टर चलेगा उसको टाइमली वो पहचान पाएंगे। और उस टाइमली सेक्टर को कैसे पहचान पाएंगे? इनके पास बहुत सारा डेटाबेस है, ब्लैक रॉक है, उनका अलादीन है। और हम लोग नहीं पहचान पाएंगे पहले से, आम निवेशक, कि कौन सा सेक्टर पहले चलने वाला है, अच्छा रेट परफॉर्म करने वाला है। लेकिन चूंकि ये डेटा ड्रिवन है, एआई है, टूल्स इनके पास है, तो पहचान लेंगे। तो मुझे लगता है इसको मैं शायद ट्राई इसको करना चाहूँगा, बिकॉज एक नई चीज़ है, और हाँ आपको थोड़ा सा बेटर रिटर्न ज़्यादा दे पाएगा। बाकी मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में जो आपको हेल्प करेगा आपकी वेल्थ को ग्रो करने में। मैं हूं दीपक और आप देख रहे थे वेल्थ विद दीपक। निवेशित रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे इन्वेस्ट, स्टे स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।